नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब एयर मार्शल अरशद मलिक साहब के साथ। गुज़िश्ता 14 माह में जब से अरशद मलिक साहब की टीम ने मैनेजमेंट यहाँ पे चेंज हुई है PIA के अंदर, ये पहला फॉर्मल टेलीविज़न इंटरव्यू और डिस्कशन है और मैं शुक्रगुजार हूँ PIA की मैनेजमेंट का, एयर मार्शल साहब का, कि उन्होंने 92 न्यूज़ के व्यूअर्स के लिए वक्त निकाला। एयर मार्शल साहब, अ वेरी वार्म थैंक यू, वेरी वार्म वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ द व्यूअर्स ऑफ 92 न्यूज़। आपने अब से 2 माह पहले एयर मार्शल साहब एक वीडियो ब्लॉग किया आपने, PIA की वेबसाइट पे था, फेसबुक वगैरह पे था। उसमें आपने कंटिन्यूसली एक टर्म इस्तेमाल की, आपने कहा जब से मेरी टीम, जब से हमारी टीम आई है। इसका क्या मतलब है? टीम से क्या मतलब है आपका? थैंक यू वेरी मच टू दैट यू गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू द पीपल। देखिए, आपको पता तो है कि मेरा ताल्लुक एयरफोर्स से। जी बिल्कुल। तो एयरफोर्स में 1978 से हम एयरफोर्स में, सो तब से लेके आज तक हमने एक ही सबक सीखा कि कोई एक शख्स फ़र्द वाहिद कोई चीज़ नहीं होता, एक मुश्तरका कोशिश होती है और एक टीम वर्क होता है। उस टीम वर्क के समरात आपके सामने आते हैं। तो हमें तो ये सबक दिया गया था टीम वर्क का। मैं बड़ा खुशकिस्मत था कि जब मुझे हुकूमत पाकिस्तान ने और मेरे चीफ़ ऑफ एयर स्टाफ ने ये ड्यूटी असाइन की, तो मुझे उन्होंने एक टीम असाइन की, जो कि मैं सीनियर एयरफोर्स के एयर ऑफिसर्स थे जिनको मैं लेके आया। वो टीम थी जो मैंने और उस टीम ने मिल के इस इदारे को समझा और उसके मुताबिक हमने अपना एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहना चाहूँगा कि वो टीम और PIA की जो मेरी टीम है, अब हम जेल हो चुके हैं। और जब भी मैं आज जिक्र करता हूँ अपनी टीम का, तो उससे मेरी मुराद मेरी वो टीम है जो मैं और PIA की टीम, जिसमें मेरे एयरफोर्स के ऑफिसर्स शामिल हैं और PIA के लोग शामिल। सो ये वो टीम वर्क है जिसका समरात शायद इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द देखना शुरू कर देंगे। जब आपने नवंबर 2018 में आपकी टीम ने टेक ओवर किया, एक मैनेजमेंट चेंज हुई, उस वक्त आपने क्या असेस किया कि PIA के मेन बेसिक फंडामेंटल जो चैलेंजेस हैं वो क्या हैं और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? हाँ, जो चैलेंजेस थे वो बहुत ज़्यादा थे। मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि वो ऐसे चैलेंजेस थे कि जिसमें बड़ी बुनियादी चीज़ें थी, लेकिन उस किसी के मुशाहिदे में या थी भी तो वो उनको लाना नहीं चाह रहे थे। लाइक सबसे पहला तो यही था कि किसी को कोई ओनस नहीं था इस इदारे का। जो मेरी PIA की टीम है और जो उस वक्त थी, उन लोगों को वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये इदारा पनपने पाएगा। मैंने जब अपने लोगों के साथ आके मिल के बैठना शुरू किया, तो आप यकीन करें कि लोगों ने कहा कि सर हमें तो ये बता दिया गया है कि चंद माह में या 1 आध साल में ये PIA का इदारा बंद होने वाला है। अच्छा, इसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है और इसमें कोई दमखम नहीं। सबसे पहला शौक मेरे लिए भी ये था। दूसरा ये था कि यहाँ पे लोग साइलोज़ में काम कर रहे थे। मैं और आप आपस में बात नहीं करते थे। मैं अपने महदूद दायरा में रहते हुए अपने इंटरेस्ट में काम कर रहा था। और बदकिस्मती ये थी कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी कि जब तक मेरी तनख्वाह मिल रही है इट इज़ ऑल राइट, बट PIA का क्या होगा, PIA की तरक्की क्या होगी, या वो कंट्रीब्यूट मुल्की इदारे में क्या करे। फिर मैंने एक और चीज़ बड़ी जो दिलचस्प देखी, वो ये थी कि कोई फ़ैसला ऐसा नहीं हो रहा था जिस पे आप कह सकें कि ये मेरिट बेस्ड फ़ैसला है। अगर आपने किसी की तरक्की करनी है, अगर आपने किसी को कोई डिप्यूट करना है, अगर आपने कोई एनालिसिस करना है, तो लग ये रहा था कि ये डिसीजन कहीं और से डिक्टेट होते हैं और PIA उसको एज इट इज़ बगैर समझे। ये वो इन्फ्लुएंसेस हैं जिसे आपने रेफर किया अपने वीडियो ब्लॉग में कि इन्फ्लुएंसेस बहुत जी हैं। वो इन्फ्लुएंसेस है जिसमें अब आप कह दें कि सियासी कुव्वतें थीं या जो पावरफुल लोग थे, लेकिन कोई एक ये कमर्शियल इदारा है देखा जाए तो, जिसमें आप लोगों की खिदमत करते हैं। यस, आप मुल्की धारे में आते हैं, आप कौमी असासों में इजाफा करते हैं, लेकिन PIA को किसी तौर पे भी मैं समझ रहा था कि कमर्शियलिज्म पे नहीं चलाया जा रहा। कोई मेरिट नहीं था। बहुत सी एसोसिएशंस थीं जो कि आपसे फ़ैसले करवाती थी और आप ऐसे दबाव में होते थे कि आपको वो फ़ैसले करने पड़ते थे। आपको पता था कि ये फ़ैसला ठीक नहीं है, लेकिन आप वो आवाज़ बुलंद नहीं कर पाते थे। तो एक खौफ की फ़िज़ा थी, एक बदएतमादी की और बदयकीनी की फ़िज़ा थी।
बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। अच्छा, उसका ये हमने सब- तो फिर आपने क्या स्ट्रेटजी उस वक्त जब आपने ये चैलेंजेस देखे तो फिर क्या स्ट्रेटजी आपने तय की? देखिए, हमने सबसे पहले तो ये स्ट्रेटजी कि हमने कहा इन लोगों में ये एतमाद बहाल किया जाए कि ये एक मुल्क का बहुत बड़ा कौमी इदारा है जिसकी बुनियादें हैं जो कि ऐसी खोखली बुनियादों पे इस्तवार नहीं किया गया, जिसके लिए हमसे पहले वाले लोगों ने जब ये एयरलाइन इस्टेब्लिश हो रही थी बहुत काम किया था। आज भी पाकिस्तान और बहुत सी दुनिया की एयरलाइंस के मुकाबले में जो इसके SOPs हैं, जो इसके रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो बहुत मजबूत हैं। सिर्फ ये था कि लोगों को ये एतमाद देना कि ये कौमी इदारा है जिसमें अगर आप ईमानदारी और दयानतदारी और मेरिट के ऊपर फैसले करने शुरू करें तो इसमें बहुत कुछ है। हमने आके सबसे पहले लोगों को ये एतमाद दिया कि आप एक बात की यकीन दहानी हमने उन्हें कराई कि ये एयरलाइन बंद नहीं होगी इंशाअल्लाह, एक बात। दूसरा, हमने उनको ये एतमाद अच्छा, दिया। लेकिन आपके आने से पहले मसलसल प्राइवेटाइजेशन की बात होती रही गुज़िश्ता 4-5 बरस में कि होने वाला है, हो जाएगा, ये रास्ता है। अब वो बात नहीं हो रही। जी, ऐसी कोई बात इसकी क्या वजह है? क्या प्राइवेटाइजेशन मुनासिब नहीं है PIA की, या हो नहीं सकती है, या ये सही डायरेक्शन नहीं है? नहीं, देखिए, प्राइवेटाइजेशन तो हो सकती है। बहुत से लोग हैं जो इसको खरीदना भी चाहते हैं। अच्छा। अभी भी हमारे पास लोग आते हैं कि आप हमारे आपके साथ तो बात डेट ही करें। 400 अरब से ज़्यादा है। लेकिन इसके बावजूद इसके पास कुछ ऐसे असासे हैं, ऐसी बैलेंस शीट रिस्ट्रक्चर की जा सकती है कि इस एयरलाइंस को आप जदीद बुनियादों पे और जदीद कमर्शलिज्म पे और टेक्नोलॉजी को इनोवेट करके जब लेके आते हैं तो इसमें बहुत प्रॉफिट किया जा सकता है। मुझे किसी ने पूछा कि जब PIA के बेचने की बात होती है, लोग कहते हैं रूजवेल्ट होटल को स्क्रिप्स को बेचते हैं, स्क्रिप्स को पेरिस में बेचते हैं और रूजवेल्ट को न्यूयॉर्क में भेजते हैं। उसके अलावा PIA जो है, क्या वजह है? ये कहाँ से आता है? एयर मार्शल वकार अजीम साहब के ज़माने से ये कहानी चली आ रही है और उन्होंने स्टैंड लिया हुआ था कि मैं सेल नहीं करूंगा रूजवेल्ट को, और बार बार हुकूमत कहती थी सेल कर दे। इसकी क्या वजह है? देखिए, मैंने भी इसको स्टडी किया और फिर हमने कैबिनेट को जाके बताया, हमने गवर्नमेंट को जाके बताया कि हर साल आप एक फैसला करते थे कि बेच दें, अगले साल आप कहते थे नहीं बेच। ये है तो शॉर्टकट, मैं ये तस्लीम करता हूँ कि आप ये बहुत बड़े असासे हैं, आप इनको बेचें, इनके लिए आप इक्विटी लेके आएँ, आप एयरलाइन को बहुत जल्द आप सही मानों में एक अच्छी एयरलाइन बना सकते हैं। बट मैं, मेरी टीम, हमने गवर्नमेंट को ये कन्विंस किया है कि इसको बेचने से ज़्यादा और भी ऑप्शंस हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मसलन वो ऑप्शन क्या है? मसलन हमने कहा कि जॉइंट वेंचर एक किया जाए जिसमें हमारी इक्विटी ये खूबसूरत और बहुत ही महंगी प्रॉपर्टी हो, बाहर से आप कोई लोग लेके आएँ जो कि हमारे साथ जॉइंट वेंचर लॉन्ग टर्म पे आके काम करें। जब हमारे पास ये प्रपोजल आई तो हमने गवर्नमेंट को जाके ये बताया कि देखें, ये एक ऐसा अलमिया है कि हमारे यहाँ इंडिविजुअल्स को टारगेट करना शुरू कर दिया जाता है कि जी डॉक्टर साहब ये काम करना चाहते हैं, अरशद साहब का ये काम करना चाहते हैं, या जैद बकर उनका। हमने आके अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट को ये कन्विंस कर दिया कि अगर आप इसको एक ऐसे तरीके से लेके चलें जिसमें एक जॉइंट टास्क फोर्स बनाई जाए, उस जॉइंट टास्क फोर्स के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस डिफाइन करें जो आपके मुल्क के प्राइवेटाइजेशन एक्ट के मुताबिक काम करें, इंटरनेशनल कंसल्टेंट आप हायर करें और इसको इंटरनेशनल टेंडर में लेके जाएं, जहां पे आप हर एक को जो कि एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर हो सकता है या प्लेयर हो सकता है, उनको ये अपॉर्चुनिटी दें और उसको फिर मेरिट पे असेस करके एक जॉइंट वेंचर लें और उस जॉइंट वेंचर की कंडीशंस ऐसी रखें जिसमें आपको कुछ अपफ्रंट एक सिग्निफिकेंट अमाउंट मिले और फिर लॉन्ग टर्म जो आप जॉइंट वेंचर करें उसमें PIA का अच्छा, जो आपका वीडियो ब्लॉग था उसमें आपने ये भी जिक्र किया है कि न्यूयॉर्क और पेरिस के अलावा भी दुनिया के बहुत से ममालिक में और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सी और PIA के पास एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हमें फंक्शनल बनाना है। कुछ वो कौन सी हैं? देखिए, वो बड़ी मज़े की बात है। मैं भी जब आया तो 4-5 महीने के अंदर हमने इस सारी चीज़ को असेस किया। सो हमने कहा यार सारी प्रॉपर्टीज़ देखें कैसी प्रॉपर्टीज़ हैं। सो हमें पता चला कि रूजवेल्ट और स्क्रिप तो एक पार्ट है, उसके अलावा हमारी इंटरनेशनल मुल्कों में, बहुत से मुल्कों में 7 बड़ी प्राइम प्रॉपर्टीज़ थी जो कि 5 से 7 सालों से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। उसमें हमारा एक न्यूयॉर्क में घर था जो 7 साल से बंद पड़ा हुआ था। अच्छा। एम्स्टर्डम में हमारी 3 प्रॉपर्टीज़ थी। ये जो वीडियो बहुत मशहूर आनी शुरू हुई है तो बहुत बात की बात है। 3 प्रॉपर्टीज़ को कभी किसी ने देखा नहीं था और उसके अंदर पानी था और अबेंडेंट थी। हमारे पास ताशकंद में प्रॉपर्टी थी, ईरान में प्रॉपर्टी, इंडिया में प्रॉपर्टी। हमने अल्हम्दुलिल्लाह के अब ये किया है कि हम किसी प्रॉपर्टी को अगेंस्ट सेल नहीं कर रहे। ठीक। न्यूयॉर्क की प्रॉपर्टी इज़ अबाउट टू बी रेंटेड आउट। एम्स्टर्डम की प्रॉपर्टीज अल्हम्दुलिल्लाह इज़ अबाउट टू बी रेंटेड आउट। ताशकंद की प्रॉपर्टी जब हम आए तो हमने जब शुरू किया तो $700 महाना पे शुरू हुई,
अब अल्हम्दुलिल्लाह उसे डबल के ऊपर रेंट आउट हो चुकी है। सो हम इन सारी प्रॉपर्टीज़ को अकाउंट फॉर करने के बाद इनको रेंट आउट कर रहे हैं, रिफर्बिश किया, रेंट आउट किया। इसके अलावा पाकिस्तान में कोई 27 के करीब प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी इसी तरह अबेंडन पड़ी हुई थी, कभी किसी ने उसका तवज्जो नहीं दी। जिसमें ब्लू एरिया में हमारे पास एक कमर्शियल प्लॉट, 2 कमर्शियल प्लॉट थे, जिसमें से एक हम अबेंडन कर चुके हैं, एक को हमने दोबारा रिस्टोर करना शुरू किया। कराची में हमारे पास इस तरह प्रॉपर्टीज़ हैं, गिलगित, नथिया गली। सो न सिर्फ ये कमर्शियल वाला एस्पेक्ट था, बल्कि जब बहुत अच्छे लोग हमसे पहले जब काम कर रहे थे तो उन्होंने PIA के बिहाफ पे उन प्रॉपर्टीज़ पे इन्वेस्ट किया। आपने बड़े जनरलाइज तरीके से कहा कि इन्फ्लुएंसेस भी थे, इंटरवेंशंस भी थी, पॉलिटिकल इशू भी थे, लेकिन लोग सोचते हैं कि 460 या 70 अरब रुपए का डेट है PIA का, रनिंग लॉसेस हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, डेट्स हैं, सब कुछ है। ये बुनियादी तौर पे क्यों हुआ? आखिरी दफ़ा आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल थी 2004 में। क्या किया उस वक़्त की हुकूमत ने? 2001, 2, 3 में जनरल मुशर्रफ की शायद हुकूमत थी, 2001, 2, 3, 4 के दरमियान उन्होंने क्या स्ट्रेटजी इख्तियार की जिसकी वजह से वो प्रॉफिटेबल हुए 3 साल के लिए PIA? और आप क्यों नहीं इख्तियार कर सकते ऐसी कोई स्ट्रेटजी? उसकी वजह, बुनियादी वजह ये थी, जब ये जिस दौर का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें उन्होंने जो कमांड थी इस वक्त की, जो मैनेजमेंट थी, उसको उन्होंने अथॉरिटी थी और उस अथॉरिटी को रिस्पेक्ट दी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े दावे से कहना चाहता हूँ कि अभी मुझे 1 साल के अंदर भी गवर्नमेंट की तरफ से कंप्लीट अथॉरिटी और ऑटोनॉमी दी गई, और ये जो फ़ायदे या समरात आप देख रहे हैं ये उसी का एक लिंकेज बनता है। उसके बाद कि मैं क्या हुआ कि यहाँ पे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो था वो बाहर से डिप्लॉय होता था, फ़्लाइट्स, रूट्स जो डिक्टेट होते थे वो बाहर से होते थे। मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास एक इदारा है सिविल एविएशन। सिविल एविएशन वो इदारा होता है जो अपनी एविएशन की इंडस्ट्री को पैम्पर करता है एज सच, लेकिन वो इदारा अपनी कौमी एयरलाइन को, मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, वो अपनी कौमी एयरलाइन को ऐसे लेकर चलता है कि जब बाहर की एयरलाइंस आती हैं तो वो प्रेफरेंस और प्रायोरिटी देता है, और ये दुनिया भर में ऐसा हो रहा है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को उन सालों के बाद कभी कोई प्रेफरेंस नहीं दी गई, कभी कोई प्रायोरिटी नहीं दी गई, ओनरशिप नहीं है। ओनरशिप, अच्छा ये तो बाहर की बात है। मैं एक बात आपकी इजाज़त से कहना क्योंकि ओपन स्काईज पॉलिसी भी एविएशन में उसमें, जी देखें, ओपन स्काई पॉलिसी ने तो ब्लंडर किया। ओपन स्काई पॉलिसी का एक पहलू ये बनता है शायद कि सिविल एविएशन पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दे, सही, लेकिन जब आप सिर्फ वो पैसे इकट्ठे ही करना शुरू कर दें और आप अपनी एयरलाइन को कोई सहूलत ही ना दें। ओपन स्काई पॉलिसी के एक बुनियादी जो मैं आपको सिर्फ एक नुक्ता बताता हूँ, IATA एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही, IATA कैलकुलेट करती है कि लेट से पाकिस्तान से गल्फ में कितना पैसेंजर जाता है, एनुअल, मंथली, क्या कंजम्पशन। उस कंजम्पशन की बेस पे या उस पैसेंजर की सेल पे या उस कैपेसिटी की बेस पे आप सीट्स और आप उनको फ्रीक्वेंसीज अलॉट करते हैं। ये बिल्कुल तस्लीम शुदा हकीकत है कि हमारी सिविल एविएशन एजेंसी ने उन एयरलाइंस को उस कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा उनको सीट्स और कैपेसिटी दे दी। अब आप उन पर्टिकुलर एजेंसी, लेकिन ये कैसे हुआ एयर मार्शल साहब? सर उसमें हमने ये सुना है कि हिंदुस्तान में भी उन्होंने ओपन एयर स्काई पॉलिसी की, लेकिन उन्होंने उसको रेगुलेट किया। देखिए, हिंदुस्तान, जापान, कनाडा, टर्की, किसी मुल्क में आप चले जाएं, आप गल्फ में चले जाएं, जिन मुल्कों को आपने फैसिलिटेट किया आप उनमें चले जाएं। मुझे आज एमिरेट्स की स्लॉट लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ की सिविल एविएशन मुझे ऑथराइज़ नहीं करती। दुबई तो बहुत बड़ा स्टेशन है, मैंने शारजा फ़्लाइट करने की कोशिश की तो मेरे एम्बेसडर थे डॉक्टर मौज़म साहब और मेरे एविएशन के मिनिस्टर जो थे, इन लोगों ने भरपूर कोशिश की तो मुझे एक स्लॉट मिली। यहाँ पाकिस्तान में अलमिया क्या था, एक ब्यूरोक्रेट, एक एम्बेसडर और फिर उस वक्त के मिनिस्टर, वो अपने काउंटर पार्ट से मिलते थे और उनको फैसिलिटेट करना शुरू कर देते। अब जब आप उनको फैसिलिटेट करेंगे तो मेरी एयरलाइन, जिसके पास वो प्रोडक्ट भी मैचेबल नहीं है, बिकॉज उनकी गवर्नमेंट तो उनको स्पॉन्सर करती हैं, सब्सिडीज़ देती हैं, और फिर वो एक बिजनेस नहीं है सिर्फ एयरलाइन का। आप आज एमिरेट्स में जाते हैं, सो एमिरेट्स इज़ अ दुबई। दुबई में आपकी एयरपोर्ट की फैसिलिटीज़ हैं, होटल्स हैं, काउंटर्स हैं, लॉजेज़ हैं। पाकिस्तान में क्या है, मैं जो आपको बात बताना चाह रहा था कि आप सिविल एविएशन में अगर सिर्फ पैसे ही जमा करते जाएं, फैसिलिटीज़ ना दें। सर अलमिया ये है
कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बेस्ट एयरपोर्ट आज का इस्लामाबाद है। पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ के लिहाज से सिवाय लाहौर के आप किसी जगह को ये नहीं कह सकते कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फैसिलिटीज़ है। मैं एक बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसी हफ्ते कराची से आने वाली बहुत सी जो छोटी एयरलाइंस की फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल होती रही हैं बिकॉज इस्लामाबाद में फॉग थी। मैंने किसी से पूछा, उसने कहा वजह यह है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट में अभी भी जो इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम है वो कैटेगरी 2 का लगा हुआ है, कैटेगरी 3 का नहीं है, और सिर्फ लाहौर में लगा हुआ है जो कि कतर ने तोहफे में दिया। तो अभी तो बना है ये एयरपोर्ट, उस पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने क्यों नहीं खप डाली? मैं आपको अच्छा, जो आपने कतर ने आपको लगा के दिया उसके लिए आपने क्या किया? आपने उसको एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसीज दे दी। अब PIA शोर मचा रही है, लेकिन जब आप उनको एक फैसिलिटीज़ लगवा के वो आपको दे रहे हैं, बजाय इसके कि आपके पास पैसे भी हैं, सिविल एविएशन के पास पैसे की कमी नहीं है। मैं आपको एक और बड़ी दिलचस्प मिसाल देता हूँ। आजकल मुझे बड़ी माजरत है अपने पैसेंजर्स से, जो हम उनके साथ जो ज्यादती हो रही है बिकॉज ऑफ फॉग, बिकॉज ऑफ दिस विजिबिलिटी। आपको पता है लेटेस्ट सिस्टम इस्लामाबाद में जो हमने लगाया है उसकी इंस्टॉलेशन ठीक नहीं हुई। किसकी इंस्टॉलेशन ठीक नहीं हुई? जो विजिबिलिटी के लिए एक मॉडर्न सिस्टम लगता है, उस सिस्टम की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि ये कंक्रीट पे लगा होना चाहिए, उसकी आगे से सफाई सुथराई होनी चाहिए। बिकॉज अगर सफाई सुथराई नहीं करेंगे वो सिस्टम अपनी असेसमेंट ही नहीं कर सकता। इस्लामाबाद में वो सिस्टम बता रहा है कि 275 मीटर विजिबिलिटी, प्रैक्टिकली विजिबिलिटी उससे ज़्यादा है, बट क्यों नहीं कर पा रहा? बिकॉज जो सिस्टम की इंस्टॉलेशन हुई है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। सर ये बता दें कि ये जो इंटरनेशनल जो इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम है, क्या ये बहुत महंगा था कैटेगरी 3 लेना? आपके पास फंड्स की कमी नहीं है, आप लगा सकते हैं। इट इज़ जस्ट मैं अगर इजाज़त दें तो शायद विजन की कमी थी। लोग ये चाहते हैं कि लोगों को फ्रीक्वेंसीज दे दें, बहुत सी एयरलाइंस आना शुरू कर दें तो शायद रेवेन्यू बढ़ जाए। मेरे ख्याल में अगर आप फैसिलिटीज़ बेहतर कर दें, इस्लामाबाद जैसे एयरपोर्ट पे आज मैं काबुल के लोग लाना चाहूँ, मैं पेरिस की ट्रांजिट लाना चाहूँ, मैं ढाका के लोगों को लाना चाहूँ, मैं नेपाल के लोगों को लाना चाहूँ, देयर इज़ नो ट्रांजिट फैसिलिटी, ट्रांजिट लाउंज नहीं है, तो मैं कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करूँ? बट मास्टर साहब, हमने सुना है कि कतर की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कतर फाइनेंशियल अथॉरिटी और इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, वो लोग इंटरेस्टेड हैं कि पाकिस्तान के तीनों एयरपोर्ट्स को ले लें और उसको दुबई एयरपोर्ट की तरह उसमें फैसिलिटीज़ डेवलप करें, ट्रांजिट लाउंजेस, शॉपिंग एरियाज, ड्यूटी फ्री शॉप्स। उस पर आपका क्या ख्याल है? देखें, ये एक अलहदा बहस है, वो भी किया जा सकता है, बट मेरा अपना नज़रिया ये है कि सबसे पहले तो हमें अपने कदमों पे खुद खड़े होना चाहिए। हमारे पास वसाइल की कमी नहीं है, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, हमारे पास नॉलेज की कमी नहीं है। जो आपके एविएशन एक्सपर्ट्स हैं वो सारी दुनिया की एयरलाइंस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सिर्फ एक हार्मनी की ज़रूरत है, एक विजन की ज़रूरत है। अगर उस विजन और हार्मनी के साथ अगर आप काम करना चाहें तो आप बहुत ज़्यादा इस मुल्क में रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, फ्रॉम टूरिज्म, फ्रॉम एविएशन। लेकिन जो आपका 460 अरब रुपए का डेट है इस वक्त, उसको लिक्विडेट करना, ख़त्म करने पे क्या आपकी स्ट्रैटेजी है? हमने एक बिजनेस प्लान बनाया। हम जब आए तो हमें 2 टास्क दिए गए। हमें सबसे पहला टास्क दिया गया कि नेशनल एविएशन पॉलिसी को देखा जाए। नेशनल एविएशन पॉलिसी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन जो 2018 की जॉब बनी, वो अल्हम्दुलिल्लाह PIA की टीम सारी इकट्ठी हुई। हमने एक और अच्छा काम ये किया कि हमने पहले खुद बैठे PIA के हेडक्वार्टर्स में, फिर हमने हर किस्म के स्टेक होल्डर्स को जिसका कोई भी से बनता था एविएशन में, हमने उसको हेडक्वार्टर्स में बुलाया और हमने उनके साथ मिलकर नई एविएशन पॉलिसी बनाई। और ये फिर हमने नई एविएशन पॉलिसी सिविल एविएशन को दी और हमने कहा अब आप इसके स्टेक होल्डर बने, आप इसके कस्टोडियन बने। सो सबसे पहले तो हमने नेशनल एविएशन पॉलिसी लेके आए, फिर हम अपना बिजनेस प्लान लेके आए। बिजनेस प्लान में हमने, जो आपका सवाल है उसके ऊपर कुछ हमने ऑप्शंस गवर्नमेंट को दी। उसमें 2 ऑप्शन बड़ी क्लियर है। जब तक आपकी PIA की फाइनेंशियल बैलेंस शीट रिस्ट्रक्चर नहीं होती, ये हालात ऐसे ही रहेंगे। सो रिस्ट्रक्चर करने के लिए 2-3 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन ये है कि आप इसको डेट इक्विटी स्वैप कर दें, आप इसको पार्क कर दें। कुछ अगर मुश्किल है, फिर हमने कहा कि जो हमारे एसेट्स हैं, आप उन एसेट्स के अवेज इसको पार्क करके हमें कुछ रेवेन्यू जनरेट करके दे दें। देखिए, आज अगर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जो 1 साल गुजरा है उसमें हमने क्या अचीव किया, इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट नहीं हुआ था। अच्छा, एक आपने जब बताया कि हमने रेवेन्यू बढ़ाया 41%, हमने अपने जहाज सारे चला लिए, हमने एयरबसेस को यूज़ किया, बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन उसके बाद बड़ा रद्दमल हुआ, अखबार ने बड़ा एडिटोरियल लिखा, उसने आप पे इल्ज़ाम लगाया कि आप स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन PIA कर रही है। ये क्या हुआ? देखिए जी, जब तक आपका कम्युनिकेशन गैप रहता है तो आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मैंने इसमें 2 चीज़ें बताने की कोशिश की
कि सबसे पहले तो 2 जहाज़, बोइंग जहाज़ 777 आपके, जिसमें 300 से ज़्यादा मुसाफिर बैठते हैं और वो 2 से 5 बिलियन का रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हैं, वो 2 जहाज़ कई साल, 2 साल से अबेंडन पड़े हुए। ग्राउंडेड का एक लफ्ज़ होता है, ग्राउंडेड होता है कि टेम्परेरीली आपने उनको मेंटेनेंस के लिए रखा हुआ है। अबेंडेंड ये होता है कि आपने उस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। सो हमने उन 2 जहाज़ों को रिकवर किया। उसके अलावा 2 A320s थे, वो भी कई अरसे से ग्राउंड पे थे। सो हमने उनको रिकवर किया। उनको रिकवर करने के लिए जो पैसे जनरेट किए वो हमने अपने रेवेन्यू से किए। जब ये 4 जहाज़ फ्लीट में आए तो फिर हमने रूट रैशनलाइज किए। हमने कहा जहाँ जहाँ लॉस हो रहा है उसको बंद कर दें। जब वो बंद किया तो उसका एक नेचुरल फ़ायदा ये होना था कि आपका रेवेन्यू बढ़ना था। फिर हमारी टीम ने तवज्जो ये की कि एंसिलरी रेवेन्यू पे बढ़ाएं। देखें, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह उस ब्लेस्ड लॉट में रहा हूँ जिसने कभी फ्रंट सीट के अलावा कभी सफ़र नहीं किया था, लेकिन मैं उसके कभी किसी को पैसे नहीं देता था। अब आज इस मुल्क का सबसे बड़ा पावरफुल आदमी भी अगर फ्रंट सीट पे बैठता है तो उसको उसकी एक कीमत अदा करना पड़े, जो कि सारी दुनिया में। एयर मार्शल साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक ले लें। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और यहीं से बात को हम कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। बात को वहीं से आगे लेते हैं। एयर मार्शल साहब, मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि अगर आप PIA में ट्रैवल करें तो आपका जो अपना स्टाफ है, जो स्टीवर्ड्स हैं, एयर होस्टेसेस हैं, वो लोग ये बताते हैं कि भाई ब्लैंकेट हमारे पास पूरे नहीं हैं, वार्मर पूरे नहीं हैं, खाने की शॉर्टेजेस हो जाती हैं। सिख पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे, पिलग्रिम्स यहाँ पे आए, वो लोग वेजिटेरियन फूड खाते थे, हमारे पास सिर्फ गोश्त की चीज़ें थीं। टेलीविज़न आपका सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा, जो एंटरटेनमेंट सिस्टम है। आपकी सीट्स बाज़ जगहों पे टूटी हुई हैं, लाइट्स पढ़ने हों तो लाइट्स काम नहीं करती। तो इन चीज़ों का एयर मार्शल साहब कोई हल ही नहीं आपके पास, क्या कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हल है सर, बिल्कुल हर चीज़ का हल होता है। अलमिया ये है कि ये क्या 1 महीने या 6 महीनों में तो ये चीज़ें इकट्ठी नहीं हुई। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तसलसल के साथ चीज़ें बिगड़ती गई। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ लोगों को एहसास ही नहीं था कि इस एयरलाइन ने आगे चलना है। जब एयरलाइन के बारे में आप सोचते नहीं हैं तो ना आप सोचते हैं कि मुझे क्या इंडक्शन चाहिए, मुझे प्रोक्योरमेंट किस चीज़ की चाहिए, मुझे पैसेंजर की कंफर्ट कहाँ से चाहिए। एंटरटेनमेंट सिस्टम आपका इस वक्त कंप्लीट ऑब्सोलीट हो चुका है। पिछले 10 से 12 साल से आपने इसके ऊपर कोई मेहनत नहीं की। उसके लिए अब आप क्या करेंगे? मैं सारी चीज़ें आपको बता दूँ, बिकॉज मुझे ये वो चीज़ें जो कि आम मेरे पैसेंजर के लिए बड़ी तकलीफ़ की बायस। मेरे पास ब्लैंकेट्स देने के लिए चंद 100 थे, जबकि मुझे हज़ारों की तादाद में चाहिए होते। मेरा फूड का सिस्टम कंप्लीट बैठ चुका था, कोई सिस्टम मॉनिटरिंग पे नहीं था। जो मेरी सीटें हैं वो जहाज़ हैं जो 10 से 12 साल के पुराने हैं। इन 10 से 12 सालों में दुनिया में बहुत तब्दीलियां आ चुकी, टेक्नोलॉजी तो रोज़ के रोज़ बदल रही। सो वो सीटों का सिस्टम जब मैं आज ठीक करने जाता हूँ तो वो सिस्टम ऑब्सोलीट हो चुके हैं। अब हमने क्या किया कि हमने 1 साल के अंदर इन सारी चीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह समझने के बाद, सबसे पहले हमने तो ये छोटी बुनियादी चीज़ें, हमने 3 चीज़ों पे जोर दिया। हमने कहा जी, पंक्चुअलिटी, क्लीनलीनेस एंड फूड, these are the 3 basic parameters which are directly related to our customer, and alhamdulillah we have achieved significant improvement in this. Blankets के ऊपर एक सिस्टम के साथ अब हम ले आए हैं। एंटरटेनमेंट सिस्टम वो सिस्टम है जो हम ये समझते हैं कि अगर हम उस सिस्टम को ले आएँ तो हमारा पैसेंजर भी कंफर्टेबल होगा और हमारा रेवेन्यू और हमारा सीट फैक्टर बढ़ जाएगा। आपको कोई टाइमलाइन रखनी पड़ेगी ना, बिल्कुल रखनी है। रिजॉल्व करने की। मैं 2 टर्म्स किए, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के ऊपर इंशाल्लाह हम आपको बहुत जल्द अपने पैसेंजर्स को जनवरी के महीने में शॉर्ट टर्म सोल्यूशन एंटरटेनमेंट का दे देंगे। जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है उसके लिए 1 साल के अंदर हम इंशाल्लाह पूरे जहाज़ों पे एक एंटरटेनमेंट का नया सिस्टम लेके आए। आपने एमिरेट्स का जिक्र किया। एक सीनियर सिविल सर्वेंट मुझे बता रहे थे कि 80s में जब एमिरेट्स नहीं थी और उस वक्त गल्फ एयर होती थी, गल्फ एयर कम्पीट करती थी PIA के साथ और वो यूज़ करती थी अबू धाबी को, दुबई को इन्फ्लुएंस करने के लिए अगेंस्ट द PIA। तो PIA ने जाके मशवरा दिया दुबई को कि आप लोग अपनी एयरलाइंस क्यों नहीं खड़ी करते, और एक आपने उनको बड़ा जहाज और एक वेट लीज पे या ड्राई लीज पे आपने उनको 2 जहाज दिए, कुछ पायलट्स दिए, और इस तरह से एमिरेट्स बनी। तो उस वक्त PIA इस रीजन में इतनी बड़ी थी। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी एयरलाइन थी, लेकिन बड़े अवामिल थे। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने उन्हीं एयरलाइंस को फैसिलिटेट करना शुरू कर दिया कि आओ और यहाँ से मुसाफिर भर के लेते जाओ। अगर कैपेसिटी नहीं भी है, दुबई में डंप करो और वहाँ से पूरी दुनिया में फैल जाओ। जबकि मैं यहाँ से कनाडा जा सकता हूँ, मैं यहाँ से जापान जा सकता हूँ। वो एयरलाइंस जो थी उनको अपनी सिविल एविएशन ने स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया और मेरी एयरलाइन PIA के ऊपर से वो स्पॉन्सरशिप हट गई।
सर आप यकीन करेंगे कि जापान में मैं जाता था अपनी एयरलाइन का जहाज़ लेके 777 जिसमें 300 से ज़्यादा मुसाफिर बैठते हैं, मुझे सिर्फ 70 मुसाफिर लेके जाने की इजाज़त थी। मुझे कनाडा में भी आज रैशनलाइज तरीके से कैपेसिटी मिलती है, टर्की में, इंडिया में, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसमें आपने सारों को मैं अपने व्यूअर्स के लिए ज़रा आसान जुबान में इसको समझूं। आप बुनियादी तौर पे ये कह रहे हैं कि ओपन स्काइज पॉलिसी में, कमिंग बैक टू दैट, जी हमारे हैं शहर इस्लामाबाद हो गया, लाहौर हो गया, कराची हो गया, फैसलाबाद हो गया, मुल्तान हो गया, पेशावर हो गया, हमने इन तमाम एयरपोर्ट से पैसेंजर उठाने की परमिशन एमिरेट्स को, कतर को और गल्फ को, ओमान को और इन सबको दे दी हमने, इत्तेहाद वगैरह को, जबकि उनके पास एक ही स्टेशन है, एक हब है, वो यहाँ से पाकिस्तानी पैसेंजर उठाते हैं। मैं सही कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ, बिल्कुल। और वो पूरी दुनिया के लिए उठा लेते हैं। सर दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों के ऊपर आप अपनी एविएशन को चलाते हैं। एक है नेचुरल ग्रोथ पे, दूसरा रेसिप्रोसिटी पे। रेसिप्रोसिटी को आपने एक्सप्लेन कर दिया कि मैं यहाँ से सिर्फ दोहा जा सकता हूँ, जबकि कतर एयरलाइन पूरे 7, 8, 9 स्टेशनों से ऑपरेट करती है। यहाँ से इंग्लैंड के पैसेंजर ले लेती है जी, अमेरिका के ले लेती है, यूरोप के ले लेती है। इस पे चेक भी है, अनफॉर्चुनेटली इस पे चेक भी किया जा सकता है, बट हमारी उस वक्त की सिविल एविएशन की एजेंसीज ने उसके ऊपर कोई चेक नहीं रखा। आप चेक कर सकते हैं कि मैंने आपको ASS के तहत या बायलैटरल एग्रीमेंट के तहत इतनी कैपेसिटी दी है, तो ये कैपेसिटी इस स्टेशन पे जाने की है। वो क्या करते हैं, वो यहाँ से कम रेट्स पे अच्छी प्रोडक्ट ला के उसको दुबई में डंप करते हैं या दोहा में डंप करते हैं और वहाँ से पूरी दुनिया में ले जाते हैं। ये चेक एंड बैलेंसेस अगर आप आज भी रोकने के लिए अब आपने क्या किया है? हमने ये किया है कि हमें गवर्नमेंट की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट है। गवर्नमेंट ने बड़े तरीके से ये कहा कि नेशनल एविएशन पॉलिसी की ये दो बुनियादी रूल, रेसिप्रोसिटी, नेचुरल ग्रोथ, इनके मुताबिक PIA से आप इनपुट लें और सिविल एविएशन इन पे चेक रखें कि अगर तो वो उस ASA और उस कैपेसिटी के अंदर हैं तो फिर तो आप इजाज़त दें, अगर उसके अंदर नहीं है, जो कि यकीनन नहीं है, तो फिर आप इन पे चेक। लेकिन एयर मार्शल साहब, जो फैसिलिटीज़ और कंसेशंस वो ले चुके हैं पिछले 15-20 साल में, उसको तो अब आप ख़त्म नहीं कर सकेंगे। उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। उसके लिए बदकिस्मती ये है कि हमें इसके अंदर ASS को रिवाइज करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें उन गवर्नमेंट्स को इंगेज करना पड़ेगा, फॉरेन ऑफिस को इंगेज करना पड़ेगा। और एक वो मैं तस्लीम करता हूँ, ये बहुत बड़ा दुश्वार मरहला है जिसमें से सिविल एविएशन को भी गुजरना है और फॉरेन ऑफिस को भी गुजरना है। क्या सिविल एविएशन से आपको कॉपरेशन मिल रही? देखें, मेरी कामयाबी जो यहाँ तक मैं साल में मैं और मेरी टीम ने अचीव किया, ये मुमकिन ही नहीं था अगर आपको गवर्नमेंट की पैटर्न ना मिलती। मैं सबसे ज़्यादा अपनी एविएशन मिनिस्ट्री का शुक्रगुजार हूँ, सिविल एविएशन का शुक्रगुजार हूँ। जब तक हम एक पेज पे एक हार्मनी के साथ रहेंगे, आप यकीन करें हम बहुत जल्द इस पे काबू पा लेंगे। और अभी तक मुझे सपोर्ट है, इसी सपोर्ट की वजह से तो ये सारे फ़ायदे। अच्छा, जब आप बात करते हैं कि मैंने अपने ऑपरेशन लॉसेस कट कर लिया, आपने 41% रेवेन्यू बढ़ाने की बात की, तो फिर उस पर आपने देखा कि अखबारात से, जैसे डॉन का एडिटोरियल है, वो ये कहते हैं कि 2 साल से PIA जो कि एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, आप लोगों ने अपना ऑडिट ही नहीं करवाया। जी, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था और इसके लिए मैं ख़ास तौर पे शब्बर जैदी साहब का नाम लेना चाहूँगा। उन्होंने डेलॉयट, EY और ये 4 जो बड़ी एजेंसी, इन सबको बुलाया, इन सबको उन्होंने मेरे ऑफिस में बुलाया और उन्होंने कहा कि देखो ये मुल्क का एक इदारा है जिसको हमने रिस्टोर करना है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी काविशों से, उनकी सुपरविजन से, उनकी सपोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 साल का ऑडिट रिकॉर्ड मुद्दत में कंप्लीट किया। 2019 में मार्च अप्रैल में इंशाअल्लाह ऑडिट कंप्लीट कर लिया है, लेकिन सबमिट नहीं किया आपने? सबमिट हो गया, हमने अपनी AGM कर ली। ठीक, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसको जब अखबारात जो डिपिक्ट करते हैं तो इस एस्पेक्ट को मिन्हा कर देते हैं। 2017 का ऑडिट करा, उसके अंदर क्वालिफिकेशंस थी, ऑब्जर्वेशंस थी। 2018 का जो हमने ऑडिट करवाया, जो सबमिट करवा दिया, AGM हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, 0 ऑब्जर्वेशन, 0 क्वालिफिकेशन। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 2019 का इंशाअल्लाह हम मार्च अप्रैल में जमा करवा देंगे। लेकिन ये सब तब मुमकिन था जब सारी एजेंसीज, और मैं इसमें एक और, अगर आप लोग अप्रिशिएट करें कि मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान एयरफोर्स की कंप्लीट सपोर्ट थी। आपके लिए बड़ी दिलचस्पी की बात है कि मैं और जो मेरे साथ 7 एयर ऑफिसर्स आए हैं, हम आज भी पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ों पे सफ़र करते हैं। हम आज भी इसकी क्या वजह है? हम एक मैसेज ये देना चाहते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो लोग आए हैं वो किसी नौकरी की तलाश में नहीं थे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह वाइस चीफ था, बड़ी अच्छी इज्जत की नौकरी गुजार रहा था। जो मेरे साथ बेस्ट ऑफिसर्स एयरफोर्स ने भेजे हैं, हम सब मिलके ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम इस मुल्क में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं।
मेरे ऑफिसर यानी आप पीआईए की बिजनेस क्लास में सफर नहीं करते? नहीं करता। मैं ऑथोराइज हूँ एयरफोर्स की वजह से भी और पीआईए, लेकिन मैं इकोनॉमी में सफर करता हूँ ताकि वो सीट किसी रेवेन्यू के बंदे को चली जाए। अच्छा, मुझे आपको बड़ी मेरा घर जो है मुझे एयरफोर्स ने दिया हुआ है। मैं कराची में रहता हूँ, मेरा कमरा और मेरी टीम के कमरे हम मेस में रहते हैं। मुझे गाड़ी एयरफोर्स ने दी हुई। ये जो ऑडिट हुआ है इसमें मैं शुक्रगुजार हूँ अपने एयर चीफ का और आर्मी चीफ का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट की, मुझे मैन पावर दी। वेरी इंटरेस्टिंग। बट एक ब्रेक ले लें नाज़रीन, ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब एयर मार्शल अरशद मलिक साहब के साथ। इस हवाले से तो बहुत बात हुई कि पीआईए के चैलेंजेस क्या हैं, रिस्क क्या रहे हैं, मिसमैनेजमेंट क्या है, ओपन स्काइज के क्या चैलेंजेस हैं। अब ये समझना चाहेंगे, मैं आपके लिए समझना चाहूँगा एयर मार्शल साहब से कि आगे का विजन जो है वो बनता क्या है। एयर मार्शल साहब, अगर हम देखें दिसंबर 2020 तक क्या कुछ आप डिलीवर कर पाएंगे? मेरे साथ बदकिस्मती एक और ये भी हुई कि जो लास्ट बिजनेस प्लान बना वो 2011 में बना। उसके बाद 2014-17 में बिजनेस प्लान बने बट कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन का कोई बिजनेस प्लान ना हो, फ्यूचर विजन ना हो, उसके लिए आगे चलना बहुत मुश्किल होता है। सो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहले 3 महीने में एविएशन पॉलिसी बनाने के बाद शॉर्ट टर्म बिजनेस प्लान बनाया, फिर हमने एक लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स बिजनेस प्लान बनाया। वो हमने जाके गवर्नमेंट को प्रेजेंट किया। हमारा जो विजन है वो ये है कि ऑफकोर्स सबसे पहले हमें सेफ्टी ऑफ पैसेंजर, सेफ्टी ऑफ द एयरक्राफ्ट महरूज़ खातिर रखनी पड़ेगी। दूसरा, जब तक आप प्रोडक्ट बेहतर नहीं करते, अभी हम 5 साल के बाद खुशकिस्मती से अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा 2 जहाज़ लेके आए हैं, नए जहाज़। 5 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन में नया जहाज़ नहीं आया था। तो मैंने आपको एवरेज एज बताई 11 से 12 साल की। सो हमारा विजन इंशाल्लाह ये है कि हम अगले 2020 में कम से कम 5 जहाज़ और लेके आएँ। 2 जहाज़ अभी हम 2019 में लेके आए, 5 जहाज़ इंशाल्लाह हम 2020 में लेके आएंगे। इसी 12 महीने में? इसी 12 महीने इंशाल्लाह। और वो ज़्यादातर अपने रेवेन्यू और अपने रिसोर्सेज से लेके आएंगे। उसके बाद बिजनेस प्लान में हमने गवर्नमेंट से ये कहा है कि हमें थोड़ी सी बैलेंस शीट को रिस्ट्रक्चर कर दें और हमारा जो विजन है जिसमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन लेके तो कुछ फंडिंग आपके लिए जनरेट की थी, पता नहीं 200 बिलियन या समथिंग। जी देखिए, वो है सॉवरेन गारंटीज। वो एक पूरे साल की सॉवरेन गारंटीज गवर्नमेंट हमारे लिए अश्योर करती। बट जब IMF आई तो उस वक्त वो रिस्ट्रिक्टिव हो गई। अच्छा। तो IMF की वजह से मेरी जो सॉवरेन गारंटी है इस वक्त ब्लॉक है। मुझे बहुत थोड़ी सॉवरेन गारंटीज मिलती है जिससे मैं अपना अब आप गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म 3 से 5 साल जो हमने अपना विजन दिया है, उस 3 से 5 साल में हम रोशन मुस्तकबिल देख रहे हैं। लेकिन वो लिंकेज इस पे है कि मैं मार्केट को कंपैटिबल बनूं नई प्रोडक्ट के साथ। 5 तो आप जहाज इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, बहुत बड़ी कमिटमेंट। रूट्स का क्या होगा? अमेरिका की डायरेक्ट फ्लाइट होना? जी, ये सब डिपेंडेंट है आपकी प्रोडक्ट पे। इस प्रोडक्ट जिस पे ऊपर सीट ही नहीं काम करती, लाइट काम नहीं करती, एंटरटेनमेंट सिस्टम नहीं है, मैं 14 से 18 घंटे तक एक पैसेंजर को कंफर्ट नहीं दे पाऊंगा। सो ये सारा कुछ लिंक है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर। सो जब मुझे नए जहाज़ मिले, मैंने पैरेलल में अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी टीम के साथ काम करना शुरू कर दिया। हमने अमेरिकन को एंगेज किया हुआ है, हमने चाइनीज़ को एंगेज किया हुआ है, हमने रूट्स रैशनलाइज करके अपने बिजनेस प्लान के ऊपर डेफिनेटली डेलिब्रेट करके फाइनल कर लिए हैं। अब हम इस वक्त, आपके पास परमिशन है वैसे डायरेक्ट फ्लाइट की न्यूयॉर्क? जी बिल्कुल, हमें न्यूयॉर्क का हमारे पास स्लॉट है। परमिशन नहीं है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन। तो उसके 2 फेजेस थे जिसका अल्हम्दुलिल्लाह पहला फेज पीआईए की टीम ने मुकम्मल कर लिया। अब दूसरे फेज के लिए हम उनके साथ एंगेज हैं। नो सूनर नया प्रोडक्ट और ये दूसरा फेज कंप्लीट होता है तो न्यूयॉर्क या और भी जहाज हो जाओ। दिसंबर 2020 तक न्यूयॉर्क के रूट भी आपके गोल्स में है? जी बिल्कुल, हमारे टारगेट में है। जहाज हो गए, रूट्स हो गए, गवर्नमेंट से रिस्ट्रक्चरिंग हो गई और आपको टेक्नोलॉजी इनोवेट आपने लेके आनी। और एक और बड़ा जो हमारा अलमिया रहा पिछले चंद सालों में, हमने लॉजिस्टिक्स को बिल्कुल, कार्गो को बिल्कुल ही छोड़ दिया था। बट आपको ये सुनकर खुशी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल हमने अवेलेबल एसेट से 2 काम अचीव किए। एक तो हमने 83,000 पिलग्रिमेज अपने हज्जाज लेके गए, उन हज्जाज कराम को हम अपने जहाज़ों पे लेके आए और हमने कोई एक जहाज़ भी बाहर से लीज़ नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा हमने ये किया कि हमने जो अवेलेबल कार्गो स्पेस थी उसको, जो 20 से 30% अवेल हो रही थी, उसको हम 80 to 70% पे ले गए। सो ये, और इससे पीआईए को तो फ़ायदा हुआ, लेकिन एक्सपोर्ट में जो मुल्क को और जो कौम को फ़ायदा हुआ
उसकी आप अकाउंटेबिलिटी। जब आप ये कहते हैं मार्शल साहब टेक्नोलॉजी इनोवेशन हमें लानी होगी, वो कैसे लाएंगे आप? देखिए, टेक्नोलॉजी इनोवेशन ये है कि आजकल सॉफ्टवेयर का ज़माना है। आप डाटाबेस को एनालिसिस जब करना चाहते हैं, उसके ऊपर सॉफ्टवेयर्स हैं, उसके लिए कंपनीज़ को आपको कंसल्टेंसी के लिए हायर करना पड़ेगा, उसके लिए पैसा चाहिए, क्योंकि आजकल ये बड़ा महंगा बिजनेस। लेकिन उसके समरात बहुत ज़्यादा है। जब आप टेक्नोलॉजी को, सॉफ्टवेयर को, तो आप फ्यूल की बचत करते हैं, आप अपने रूट्स को रैशनलाइज करते हैं, आप रूट प्लानिंग करते हैं, आप अपने मैन पावर को असेस करते हैं, फिर आप अपनी इन्वेंट्री को कंट्रोल करते हैं, जो कि इस वक्त हमारी इन्वेंट्री बिल्कुल मैनुअल पे। अच्छा, जो आपका एक इमेज बैटर हो गया है, मतलब एक पब्लिक में जैसे लोग बिक रही है, प्राइवेटाइज हो रही है, सीट ठीक नहीं है, सब इस इमेज को कैसे ठीक करेंगे? लोगों को कैसे आप एक यकीन दिलाएंगे? कोई आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगी, कोई आपकी नैरेटिव होगा, कोई कहानी होगी। आपके एक पिछले प्रेडेसेसर थे, उन्होंने मार्खोर को यूज़ करना चाहा, रीपेंट किया, उनको जुर्माना हो गया, अपनी जेब से भरना पड़ गया उनको। इन मसलों मसाइल का आप कैसे हल निकलेंगे? मेरे ख्याल में जो तवज्जो देनी चाहिए वो पैसेंजर की कंफर्ट है, जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक साल में अचीव किया। कि जब अब वो फिगर्स बोलते हैं, मैं अखबारों या उनके तनकीद पे कोई घबराता नहीं हूँ। मैं जब आया था तो मेरी टीम ने, जब हमने लॉन्च किया, हमारा सीट फैक्टर 74-75 के करीब था। पूरे साल का आप एनालिसिस करें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सीट फैक्टर 81+ है। हमारा रेवेन्यू बढ़ा, हमारा 81% सीट जो है अब ऑक्यूपाइड हो रही है। अब वो कैसे हो रही है? लॉन्ग हॉल में भी हो रही है। लॉन्ग हॉल में और ज़्यादा है हमारा, इंटरनेशनल हमारा और ज़्यादा। उसमें क्या किया हमने? मैंने आपसे 3 चीज़ें बुनियादी कही थी। पंक्चुअलिटी हमने इम्प्रूव की, हमारी पंक्चुअलिटी एवरेज 80 पे थी, हमने आके अपना टारगेट 90 सेट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अदर देन फॉग और टेक्निकल इश्यूज, हम एवरी डे वी आर टचिंग 94% ऑफ आवर पंक्चुअलिटी। हमने फूड सर्विसेज पे बहुत काम किया। देखें, जो आप अगर हमारा PIA का किचन देखें, एक ज़माने में ये स्टेट ऑफ द आर्ट था, बट 10 से 12 सालों में इन पे कोई काम नहीं हुआ। तीसरा हमने कहा कि क्लीनिनेस की जाए। अब हम उन्हीं पुराने जहाज़ों को चमका रहे हैं। एक जहाज़ सिर्फ आया और उसका फीडबैक अगर आप देखें तो बहुत अच्छा है। मुझे अगर आप ये किसी तरह प्रोडक्ट मेरी बेहतर करने में अगर गवर्नमेंट मेरी सपोर्ट कर दे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 5 साल तो बहुत आगे हैं, हम चंद ही सालों में। सर, एक मेरा कज़न, मुझे अभी उसने PIA की फ्लाइट, वो कहता है कि मैं सारी उम्र कनाडा और इंग्लैंड के दरमियान यूरोप में रहा हूँ, वहाँ हर वक्त फॉग होती है, वहाँ जहाज नहीं रुकते, फॉग में। मैं वही पुरानी बात, क्या मतलब आप पायलट भी रहे हैं, मतलब ये F-16 अगर जंग हो जाएगी तो फिर आप नहीं उड़ाएंगे जहाज? F-16 एक हर जहाज के मिनिमास होते हैं, उन मिनिमास को सपोर्ट करने के लिए ग्राउंड के ऊपर फैसिलिटीज होती, ये दोनों आपस में मैरी करते हैं। मेरे 777 इस वक्त दुनिया के किसी एयरफील्ड पे लैंड कर सकते हैं। उसमें 2 चीज़ें, एक मेरा पायलट स्किल्ड है, दूसरा मेरा जहाज कैपेबल है। उन एयरफील्ड्स के ऊपर तो वो फैसिलिटीज हैं। जब आप लाहौर, आप कह रहे हैं कि 747 आपका यूरोप में, अमेरिका में कहीं पर भी 777 लैंड कर सकता है, उसको इस्लामाबाद में लैंड करने में प्रॉब्लम है। मुझे आज वो फैसिलिटीज लगा है जो आइडेंटिफाइड है, कोयटा में लेके जाएं। आपका टूरिज्म क्यों नहीं बढ़ रहा? मैं अपने जहाज़ों को गिलगित और स्कर्दू में लेके नहीं उस तरह जा सकता जिस तरह मैं कहीं और किसी मगरबी मुल्क, वेस्टर्न मुल्क में लेके जाता हूँ। सर, फैसिलिटीज़ चाहिए और आइडेंटिफाइड है। इट इज़ जस्ट द विल दैट वी कैन। क्या मीडिया आपकी मदद कर सकता है? मीडिया की तो मुझे बहुत सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मीडिया में आप लोग मसाला बेचने के शौकीन हैं, नेगेटिव चीज़ें बेचने के शौकीन हैं। मुझे वो दिन चाहिए जिसमें कोई पॉजिटिविटी भी बताएं कि मेरे क्रू ने, मेरे स्टीवर्ड ने इन दुश्वार हालात में, मेरे पायलट्स ने, मेरे इंजीनियर्स ने क्या कारनामे अंजाम दिए। आपको पता है कि जो वो मशीनें जो डंप हो चुकी थी, कचरे में पड़ चुकी थी, मेरे गरीब टेक्नीशियंस ने अपने इन हाथों से उनको रिकवर किया। करोड़ों की मशीनें लाखों में रिकवर की। मेरा वो पायलट जो कि बाकी एयरलाइंस, अभी 747 यहाँ से डाइवर्ट करके गया है एमिरेट्स का, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 के 4 747 इसी हालात में इस्लामाबाद में लैंड किए। तो वो चीज़ कभी आप नहीं बताते। आप बताते हैं जी फलां अखबार में ये आ गया, फलां में एसोसिएशन ने ये कर दिया, बिल्कुल करते रहे। लेकिन जो देखें, PIA को अगर आप अपनी कौमी इदारे को पनपना देखना चाहते हैं तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगी, और सपोर्ट के लिए आपको ट्रैवल भी करना पड़ेगा। हम तो देखें, हम तो कर रहे हैं सपोर्ट, मतलब आप पूरी डिस्कशन भी आपके साथ रखिए। बिल्कुल। सिर्फ इतना आखिर में बता दीजिए, आर यू डिटरमिन्ड टू टर्न इट अराउंड? इंशाल्लाह। मैं बाकी आपकी बात में चूँकि 92 पे बैठा हूँ, 92 ने मुझे सपोर्ट किया, बहुत से और दूसरे चैनल्स ने भी सपोर्ट किया। लेकिन मैं आपको एक यकीन से दिलाना चाहता हूँ कि मैं और मेरी टीम इस वक्त फुली गियर्ड अप,
हमें अल्लाह से तो उम्मीद है ही, लेकिन मुझे अपनी टीम से कवी उम्मीद है कि जो हालात में, जिन नामुसाइद हालात में ये काम करके इस ऑर्गेनाइजेशन को जो यहाँ तक ले आए, थोड़ी सी और सपोर्ट मिली तो हम आपके लिए बाइस फ़ख्र होंगे। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल अरशद मलिक साहब। नाज़रीन, अभी आपने देखा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की चीफ एग्जीक्यूटिव एयर मार्शल अरशद मलिक साहब के साथ ये डिस्कशन देखी, मुख्तलिफ जावियों से उन्होंने एक्सप्लेन किया। फैसला आपका है, फिर बहुत जल्दी दोबारा भी करेंगे इनसे मुलाकात। बहुत शुक्रिया देखने का, थैंक यू।